टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तेजी से एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रयागराज की शान दुकान जी को मोमबत्ती जलाकर इंडिया गॉट टैलेंट में परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था, जहां पर उनके परफॉर्मेंस को देखे बिना रिजेक्ट करने की जगह उनको अपमानित किया गया। बता दें, दुकान जी को लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर द्वारा उनको अपमानित किए जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उससे पहले दिखाते हैं वायरल वीडियो। क्या है, मैं मूछे हिलाता हूँ, ऐसे ऐसे मुंह हिला रहा, मूछे तो हिली नहीं, मोमबत्तियां ऊपर नीचे डोल रही। जी हाँ, इसका नाम इसीलिए मूछ हिलते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है भाई साहब, इसका मतलब है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो भी हो बेटे मुझ तेरे को अपना ये सत्यानाश करना, कुछ और काम कर जाके। ये मतलब 3 मोमबत्तियां लगा के ही स्टैंडिंग। सोनी चैनल है जिसका बहुत बड़ा प्लेटफार्म है इंडिया गॉट टैलेंट का। इंडिया गॉट टैलेंट में सभी जगह से कलाकार को बुलाए जाते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन हमें भी वहाँ बुलाया गया, हमने भी सोचा चलो एक सौभाग्य है, वहाँ बुलाया गया। और फिर उन्होंने ये हमसे कहा कि आपको ऑडिशन देना है। ऑडिशन मीन्स हो गया कि बिना ऑडिशन के कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कलकत्ता या दिल्ली में ऑडिशन होना है, आप 2 में से चूज़ करके वहाँ पर आइए। तो हमने कहा भाई हम ऑडिशन कहाँ देंगे, हम दुनिया के अकेले कलाकार हैं और एक अलग प्रकार की विधा है। कोई अगर 1-2 कलाकार होते तो उसमें कंपटीशन होता। तो उन्होंने कहा कि ऑडिशन तो देना पड़ेगा। हम काफ़ी सॉरी मैडम, हम तो आ नहीं पाएंगे, है ना। ऑडिशन आज तक कहीं भी कोई भी चैनल में नहीं दिए हैं। फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद हमसे ये कहा कि ठीक है आप ऑडिशन, उनकी कोई मैडम ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ऑडिशन कहीं पर आके आप दे दीजिए। हमने कहा मैडम हमको आने जाने का खर्चा कौन देगा, कहना ऑडिशन में तो खर्चा मिलता नहीं है। हम कहा हम ये मानते हैं, मगर हम ऑडिशन दें क्यों जब हम अकेले के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, एक अलग विधा के। तो उन्होंने कहा ठीक है। 1 हफ्ते बाद उन्होंने क्या किया कि फिर हमको उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हमारे यहाँ के कुछ लोग आपसे उससे वीडियो कॉलिंग से बात करना चाहते हैं। तो वो हमने 10, 12, 15 मिनट हमारा जितना भी इंटरव्यू, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, उनको इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 10 या 15 दिन बाद फिर एक फ़ोन आया कि हमारे जजेज चाहते हैं कि उस कला को देख लें थोड़ा सा। हमने कहा हर चैनल में है, हर जगह है, आप देख तो लिए हैं, कहें नहीं थोड़ा दिखा दीजिए। तो मैंने कमरे में 1 घंटा पूरा मेकअप होके और मैंने दिलेर मेहंदी के गाने पे डांस किया और फिर उसको उन्होंने देख लिया। 6 दिन या 7 दिन बाद वहाँ से फ़ोन आता है कि हमारे जजेज ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको जिस दिन डेट दिया जाएगा तो आपको वहाँ आना पड़ेगा बम्बई, हाँ, उसका पूरा खर्चा हमारा रहेगा। मगर उसके बाद जब आप वहाँ गए हैं तो वहाँ पर स्टेज पे किस बात को लेकर क्या हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्या है वो? कुछ नहीं, जैसे हर जगह स्टेजों में प्रोग्राम होते हैं, बहुत जगह से बातें होती हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या है, कैसे हैं, ये सब बातें भई। और वहाँ पर हमने जब सोचा था कि जिस तरह से कार्यक्रम भैया उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं थी। हम सोचते हैं अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने अभी शनिवार को और संडे को उस चैनल को देखा तो उन्होंने हमारी और आपके बीच की जो बातें हैं वो कहीं से नहीं रखा, वो सीधे हमारे स्टेज पे ऐसा करके एडिटिंग करके उन्होंने बनाया है कि सीधे ये कोई डांस है, ये कोई वो है, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों की किया। तो इसलिए एक कलाकार, ऐसे ही कलाकारों को वहाँ पर बहुत से कलाकारों को वो उन्होंने अपमानित करती हैं, लेकिन वो नए नए कलाकार होते हैं इसलिए बोल नहीं पाते। वही चीज़ को उन्होंने हमको सोच लिया था। और सबसे बड़ी बात कि एक बड़े प्लेटफार्म पे तुमने हमारी बेइज्जती की है, ये हमारे प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के लिए। इसलिए मैं यहाँ के मीडिया के लोगों से भी और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी, यहाँ के डीएम और कमिश्नर जो भी हैं, सभी लोगों से चाहूँगा कि उस चैनल के
उस किरण खेर जी को कटघरे में लाके उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से मैं कदम क्या पूरे हिंदुस्तान से इस समय मैं इतना तनाव में चल रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि बात ख़त्म हो जाएगी। ये कोर्ट पे आप जाने लगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से मेरे फ़ोन आ रहा है कि क्या ऐसे ही शांत बैठ जाओगे, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी। और बड़ी भारी बेइज्जती नहीं, एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है कि ज़िंदगी भर हमने गिनीज बुक, लिम्का बुक, इंडिया बुक, जापान बुक, एशिया बुक, एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होने के नाते इस तरह से अपमानित करना, इसलिए वो किरण जी को किसी भी तरह है ना कटघरे में खड़ना है और उनको ऊपर चैनल के माध्यम से चैनल को मानहानि का दावा, ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से मेरे पास शनिवार से लेके अभी तक के फ़ोन आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, यहाँ तक कि कनाडा, जापान, रूस, अमेरिका से भी फ़ोन आ गया, क्या दुकान जी आप ऐसे बात होगी। मुकदमा क्या, अब हमारे प्रयागराज के लोगों को हम नहीं करेंगे। ये प्रयागराज लोगों की अगर इज्जत या बेइज्जती का उन्हों के ऊपर भी ध्यान जाता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो या चौध हो, वो इसके किसी तरह करे, क्योंकि ये प्रयागराज की गरिमा की बात है। अगर मैंने मीडिया के माध्यम से प्रयागराज की गरिमा बनाया है तो उस गरिमा को उनके कटघरे तक ला के खड़ा करके उनको अपमानित करना है। राजेंद्र कुमार तिवारी, दुकान जी। 12 विधायक अजय भारतीय ने आज बीजेपी को रिज़ाइन किया है। एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। आज तो मैंने अभी इस्तीफ़ा दिया है, अब आगे की देखिए अपने शुभचिंतकों से, क्षेत्रवासियों से, इष्ट मित्रों से राय लेके फिर चर्चा करेंगे इसमें। क्या वजह ऐसी हुई जो आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट लिखा भी है, बताया भी है कि जो मेरा विधानसभा है, मेरे विधानसभा को अपना दल सहयोगी गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके छोड़ा गया है। परंतु मुझे जो दुखद बात का है कि पार्टी के द्वारा छोड़े जाने के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हूँ, मैंने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की। और दे देना ये पार्टी का नीतिगत मामला होता है, पार्टी का बड़े स्तर पर मामला होता है। परंतु मुझे आज तक किसी भी माध्यम से किसी बड़े पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी द्वारा यह सूचना नहीं दी गई कि पार्टी जी आप भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनकी आप मदद करें, उनका आप सहयोग करें। तो मुझे लगा कि बहुत अपेक्षा, हम लोगों की बहुत अपेक्षा हो रही है। मुझे इतना भी उचित नहीं समझा बतौर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से कि इनको सूचना दे दी जाए, इनको कहा बताया जाए कि विधायक जी आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर जिनको भी पार्टी ने जो निर्णय लिया है आप उस निर्णय के साथ बताइए। अगर कोई पार्टी आपको अपने साथ बुलाती है तो क्या आप करेंगे? अब मैं अपने सहयोगियों से, अपने इष्ट मित्रों से, शुभचिंतकों से ये पूछ के राय लेके उनका जो राय होगा, जो मसला होगी, क्योंकि राजनीति तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो अब राजनीति में है तो कुछ भी हो सकता है। लगातार बसपा से आपसे संबंध बने हुए हैं और बसपा से आपका बातचीत भी चल रही है, तो क्या बसपा ज्वाइन करने की बात आप मुझे तो नहीं जानकारी, आपको कोई पक्का सूत्र हो तो मैं बताऊं, उसका जवाब दूंगा। सूत्र तो बहुत होते हैं, सूत्र की तो निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे किसी पार्टी से। हाँ, अगर पार्टी कोई कहीं सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से विचार करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज मंगलवार को समावेशी बजट संसद में पास होने के बाद आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर देश को संबोधित किया। प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में चंदलोक चौराहा स्थित राष्ट्रीय मंडप सभागार में वर्चुअल संवाद का प्रसारण किया गया, जिसमें शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी एवं प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का प्रसारण लोगों ने देखा, जिसमें सभी ने साथ में बैठकर सुना भी। कार्यक्रम में पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधन दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन शुरू किया तो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री तमाम विषयों पर अपनी बात कहते हुए नजर आए और नेता व कार्यकर्ता उनकी हर बात को ध्यान से सुनते रहे हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी मार्गदर्शन की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत सर्वसमावेशी एवं अन्य कल्याणकारी बजट नए भारत की विकास यात्रा को तेज गति देने एवं अर्थव्यवस्था को सशक्त
करने में मजबूत प्रदान करेगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 2012 में शहर दक्षिणी से सपा से चुनकर हाजी परवेज विधायक बने थे और 2017 में मंत्री नंदी ने हराकर इस सीट को अपने कब्जे में ले ली, जिसके बाद फिर से 2022 के चुनाव में हाजी परवेज का नाम आगे चल रहा था। जहां आज समाजवादी पार्टी ने टिकट काटते हुए रईस चंद शुक्ला को शहर दक्षिणी से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद हाजी परवेज के समर्थकों में गुस्सा है और उन्होंने अखिलेश यादव के इस फैसले को गलत बताया है। लगातार अब बीजेपी से सपा में आए रईस चंद शुक्ला को लेकर लोगों में आक्रोश है, तो वहीं हाजी परवेज अहमद के द्वारा अब अपने आवास पर सुबह 11:30 बजे एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें पूर्व शहर दक्षिणी से विधायक हाजी परवेज अहमद सपा से टिकट कटने पर क्या ऐलान करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीजेपी द्वारा आम बजट आने के बाद आज लाइव प्रसारण जेपी नड्डा के संबोधन और प्रधानमंत्री के संबोधन का आत्मनिर्भर का किया गया, जिसमें शहर दक्षिणी में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मंत्री नंदी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को लोगों ने लाइव सीधा प्रसारण देखा, मगर कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, न चेहरे पे मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग, और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। संगम नगरी प्रयागराज में शहर दक्षिणी की जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए पार्टी कार्यकर्ता गण प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद को विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील कर रहे हैं। तो डॉक्टर अल्ताफ अहमद लोगों से संपर्क करते हुए आम आदमी पार्टी को नीति मुद्दे की जानकारी दे रहे हैं। लोगों में चर्चा करते हुए उन्होंने राजनीति का दूसरा नाम सेवा है, जनता की ईमानदारी से सेवा करना सच्ची राजनीति है। रेलवे भर्ती बोर्ड में धांधली के आरोप में प्रदर्शन कर रहे छात्र पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का मुद्दा अब यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। छात्र सपा पार्टी को समर्थन करेंगे और बीजेपी का बाइकआउट करेंगे, साथ ही कैंपेन भी चलाएंगे। युवा मंच संयोजक राजेश सचान नैनी जेल से रिहा होने के बाद प्रेस वार्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में किया और साथ ही उन्होंने अपने ऊपर पुलिस प्रशासन ने भ्रामक खबर फैलाने का आरोप लगाया है, वे निराधार है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। 24-25 जनवरी को जो देशव्यापी रेलवे भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन रेल मंत्रालय और आरआरबी बोर्ड के जो फरमान थे, अनुचित फरमान थे, उसके विरुद्ध छात्रों का एक स्वाभाविक जो गुस्सा था, उसकी अभिव्यक्ति स्वतः स्फूर्त आंदोलन में हुई। और इस क्रम में, देशव्यापी आंदोलन के क्रम में 25 तारीख को प्रयागराज के बघाड़ा में प्रयाग स्टेशन पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मेरा युवा मंच का जो हमारा संगठन है, किसी तरह की प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका नहीं थी, सिवाय ये कि जब बर्बरतापूर्ण पिटाई के एक वीडियो जो वायरल हुआ, युवा मंच की तरफ से, मेरी तरफ से एनएचआरसी को ट्वीट करके कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया। ये उन्हें नागवर लगा। रोजगार की जो हम शांतिपूर्ण ढंग से आवाज़ उठा रहे हैं, वो उन्हें परेशानी खड़ी हो रही है। और इस उद्देश्य से ये जो युवा मंच का आंदोलन है और छात्रों का, युवाओं का रोजगार अधिकार के लिए देशव्यापी विस्तार हो रहा है, इसको निशाने पर लेने के लिए जो वाजिब मांग है, रोजगार की मांग है, उसको हल करने के लिए, पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए सनसनीखेज बनाया जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर में रिव्यूज करके पूरे मामले को ये कोशिश हो रही है कि मूल मुद्दा जो रोजगार सृजन और नीति का है, करोड़ों युवाओं के भविष्य का है, वो परदर्श से गायब हो जाए। और ये कोशिश लगातार इस तरह की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पहले भी रही है तमाम सारे मुद्दों में। इसके खिलाफ ये जो दहशत फैला है, आतंकित हैं छात्र, इसके खिलाफ युवाओं में, पूरे प्रदेश के युवाओं में गहरा रोष है, गुस्सा है, नाराजगी पहले से थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और
इस चुनाव में पहले से ही लोगों ने आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन साथ ही युवा ये भी पूछ रहे हैं विपक्ष से, खासतौर पर अखिलेश यादव से, कि रोजगार के सवाल पर ठोस रूप से बताएं कि उनका प्रोग्राम और नीति क्या है, इससे सरकार बनने पर रिक्त पदों को भरें और मौलिक अधिकार बनाने में गर्मापूर्ण रोजगार की गारंटी हो, रोजगार सृजन हो प्रदेश में। इसके लिए किस तरह की नीति, किस तरह का कार्यक्रम उनके पास है, इसके बारे में भी लोग सवाल कर रहे हैं। यानी बीजेपी बाईकाट करेंगे और सपा को आप लोग समर्थन करेंगे? नहीं, युवाओं का, हमारा किसी का हम समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग युवा हैं, इंडिपेंडेंट हमारा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी सरकार रही थी, जो उसका वादा था रोजगार के संदर्भ में, तो जो युवाओं को और छात्रों को सपोर्ट करेगा उसका आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल नहीं, मुख्य बात ये है कि हम अपनी बात उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में युवा जागरूक हो गया है, जान गया है कि क्या है, तो उसके विरोध में है, दमन और आतंक के विरोध में है। लेकिन लोग किसी के समर्थन की बात नहीं है, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे प्रश्नों को हल करने का भारतीय जनता पार्टी तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, हमारे प्रश्नों को, रोजगार के प्रश्न को हल करने के लिए आप बताइए। चुनावी मुद्दा बना रहे हैं युवा, और प्रदेश में, देश में रोजगार का प्रश्न कैसे हल होगा, ये चुनावी विमर्श में, राजनीतिक विमर्श में ला रहे हैं। लिहाजा इस पूरे विमर्श से स्वाभाविक है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सबक मिलेगा, खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो पर लटक कर ये शख्स सवारी कर रहा है और जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह ऑटो सड़कों पर दौड़ती है और लोग अक्सर लटके दिखाई देते हैं। बिना नंबर प्लेट की सड़क पर दौड़ती ऑटो और ऑटो पर लटका हुआ ये व्यक्ति आप देख सकते हैं बड़ी दुर्घटना को दे रहा दावत। जिम्मेदार बने अनजान, डग्गा मार वाहन इसी तरह से यातायात नियमों का खुलेआम कर रहे उल्लंघन, जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।